बनियापुर, तीसरी है अतरी की सीट, चौथी है दिनारा की सीट, पांचवी है भागलपुर की सीट, छठी है घोसी की सीट, सातवीं है विक्रम की सीट और आठवीं है हॉट सीट यानी कि मोकामा की सीट। पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सोनपुर की सीट। क्या खबर है सोनपुर? देखिए, बहुत हॉट सीट की आप बात कर रहे हैं और बहुत हॉच पॉच। 2010 में राबड़ी देवी सोनपुर में चुनाव हारी। सोनपुर में जिस विनय कुमार सिंह ने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, तो उसी विनय कुमार सिंह को आरजेडी के नेता रामानुज राय ने चुनाव हरा दिया। रोहिणी आचार्य के बारे में खबर यह है कि वह सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन क्या इतनी आसानी से रामानुज राय त्याग देंगे? रामानुज राय का टिकट काटकर क्या आप रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ा पाएंगे? सोनपुर घराने वाले ओम कुमार सिंह 2-3 साल से दावेदारी कर रहे हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। सुमित कुमार सिंह के ससुर लगते हैं। और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बनियापुर की सीट। देखिए, ये सीट जो है ना, ये दबंगई की सीट, ये बाहुबल की सीट। प्रभुनाथ सिंह का दबदबा तो रहा है। प्रभुनाथ सिंह के बगैर सारंग की राजनीति की कहानी लिखी नहीं जाती। प्रभुनाथ सिंह हार गए और अशोक सिंह जीत गए, तो अशोक सिंह की हत्या करा दी प्रभुनाथ सिंह ने। बनियापुर में क्या है कि बनियापुर में पिछले 4 बार से, मतलब 2005, 2010, 2015, 2020, 4 बार से आरजेडी के ही विधायक केदारनाथ सिंह चुनाव जीतते रहे। सच्चिदानंद राय की भी इच्छा है कि परिवार से कोई व्यक्ति जो है वह विधायक बने। बात कर रहे हैं भागलपुर की सीट की। यह सीट किसको जाएगी? क्या जेडीयू के पास ही रहेगी, या फिर बीजेपी के पास जाएगी, या फिर एलजेपी के पास जाएगी? यहाँ सबसे अधिक यादव और दूसरे नंबर पर भूमियार है। चौथी सीट है दिनारा की सीट। भाई दिनारा जी, दिनारा में तो सारे जो बाबू साहब लोग हैं, और इन बाबू साहब की लड़ाई में वहाँ आरजेडी के विजय कुमार मंडल चुनाव जीत जाते हैं। अब अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि उनके बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे को टिकट मिलना ही मिलना चाहिए, तो शाहनवाज हुसैन क्या चुनाव लड़ाए जाएंगे? यह सवाल है। ये चारा घोटाले वाले आर.के. राणा, जो चारा घोटाले के जनक थे, जो खगड़िया से सांसद भी बने, उनके भतीजे बताए जाते हैं। अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं और इसका इंतजार हमारे व्यूअर्स भी दिल थाम के कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं मोकामा की सीट। अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे, मुझे विश्वास है। अब देखिए, मोकामा सीट चिराग पासवान भी मांग सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि नए नए किरदार आ रहे हैं, लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। और आप जानते हैं कि ये पंक्तियां हैं राहत इंदौरी साहब की, और अब ये पंक्तियां हमारी सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और लाइव सिटीज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे कई सारी विधानसभा सीटों का। तो देखिए, पहली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है सोनपुर की सीट, दूसरी है बनियापुर, तीसरी है अतरी की सीट, चौथी है दिनारा की सीट, पांचवी है भागलपुर की सीट, छठी है घोसी की सीट, सातवीं है विक्रम की सीट और आठवीं है हॉट सीट यानी कि मोकामा की सीट। तो आइए फिर तफसील के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट आ गया है और आज हम 8 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे। बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि वहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें रिकैप दीजिए, थोड़ा सा बताइए कि पिछले हफ्ते क्या कुछ अहम रहा था। देखिए समरीन जी, इस कार्यक्रम को थोड़ा पहले हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। संडे को आपने कहा कि 7:30 बजे हैं और अब यह टेलीकास्ट हो रहा है, हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन मेरी यात्रा कहीं बाहर जाने की है, इसलिए कुछ दिनों पहले से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो जो रिकैप की बात कर रहे हैं आप, तो कई घटनाक्रम हैं और हैपनिंग्स भी हैं और इनकमिंग्स भी हैं जी, ठीक है ना जी। अब देखिए, 11 अप्रैल को पटना में बहुत बड़ी रैली की तैयारी हो रही है, जनसुराज। हाँ, दावा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर का क्या भविष्य है, यह 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में तय हो जाएगा। बिहार बदलाव रैली,
देखिए, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं पटना को भर देंगे, कम से कम 5 लाख लोग आएंगे, लेकिन मुझे संदेह है और मैं तो यह कह रहा हूं कि यदि 2 लाख लोग भी आ गए तो प्रशांत किशोर की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी और इस बात की भविष्यवाणी होने लगेगी कि प्रशांत किशोर चुनाव में मजबूती से लड़ रहे हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे, यह हिसाब किताब लगाया जाने लगेगा। सीटें कितनी आएगी इसका विश्लेषण तो बाद में होगा। तो बड़ी बात 11 अप्रैल, जो आपने कहा नए किरदार आ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा 11 अप्रैल को है। यदि उन्होंने कोई तारीखों का हेरफेर इन दिनों में न कर दिया तो अब तैयारी देखिए। उम्मीदवार तो कहा जा रहा है कि करीब 12,000 उम्मीदवारों ने मतलब दावेदारी पेश की है, ठीक है ना, लेकिन उनके नाम अभी आउट होने शुरू नहीं हुए हैं। तो यदि 12,000 उम्मीदवार हैं और इन्होंने 200 लोग भी ले आए, तब तो फिर बड़ा हो सकता है, खेल हो जाएगा। हाँ, खेल हो सकता है। फिर देखिए, अब 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की रैली होगी, 13 अप्रैल को एक और रैली होने जा रही है। जो आपने कहा ना, नए नए किरदार आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये इंजीनियर आईपी गुप्ता, नाम से तो बनिया जी लगते हैं, वैश्य साहब लगते हैं, लेकिन है नहीं। ये राजमिस्त्री के बेटे हैं, तांती ततवा समाज से आते हैं और अभी पूरे बिहार में तांती ततवा समाज आंदोलित है, ठीक है। यह वो आईपी गुप्ता हैं जिन्हें बचपन में हमने कहा राजमिस्त्री के बेटे हैं, तो जो बड़ी जातियों के लोग थे उन्हें कुएं पर बराबरी से पानी भरने नहीं देते थे। तो आईपी गुप्ता ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, जो आरक्षण समाप्त किया गया, और वो सभी से लड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, सोचिए, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। मुकेश सहनी जब आए थे तो हेलीकॉप्टर से उड़ना शुरू किया था। और देखिए, हम बार बार जब इस बात को पता करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कि चाहे मुकेश सहनी हो या उसके बहुत पहले मायावती, जो बात करती थी या बात करती हैं कि हम दलितों, वंचितों, गरीबों, उनके नेता हैं। अब आईपी गुप्ता ये हेलीकॉप्टर पर क्यों उड़ते हैं? तो मुझे एक मतलब समाज वैज्ञानिक मतलब सोशल साइंटिस्ट ने बताया कि देखिए, इनकी समझ यह होती है कि सचमुच इनकी जमात तो बहुत गरीबी झेल रही होती है, बहुत पिछड़े लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं देखा। तो जब ये हेलीकॉप्टर पर, जब ये बड़े हो जाते हैं, चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे मायावती हो, तो ये हेलीकॉप्टर का चयन इसलिए करते हैं और देखेंगे कि ये महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे लाइफस्टाइल को अख्तियार करेंगे। तो वे अपने लोगों के बीच जब पहुंचते हैं, तो जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिन्होंने मुख्य धारा में अपनी जगह नहीं बनाई है, वे सीना तान कर, जो बड़ी जमात के लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्हें कहते हैं, देखो देखो, हमारी जाति में भी कोई ऐसा है जो हेलीकॉप्टर से उड़ता है, और इसके बाद वह अपना गर्व मतलब सीना चौड़ा कर लेते हैं। तो 13 अप्रैल को गांधी मैदान में आईपी गुप्ता भी रैली करने की बात कर रहे हैं, और वह भी कह रहे हैं कि पाट देंगे। तो ये तो इनकमिंग है कि 13 अप्रैल को 13 लाख लोग आएंगे। खैर देखिए, दावा तो नेता बहुत लोग करते हैं ना, और तस्वीरें भी लगातार आप देख ही रही है, आपने भी हेलीकॉप्टर यात्रा की साथ में, कि लोग जमा भी हो रहे हैं। तो ये तो आगे आने वाले दिनों की। लेकिन आपने देखा, ईद तो अब है, कि आपने देखा कि किस तरीके से इफ्तार पार्टी की सियासत हो गई। बिल्कुल। हाँ, आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी, हर साल देते हैं, और उनके यहाँ जाने से मुस्लिम संगठनों ने अपने लोगों को मना कर दिया। नीतीश कुमार दुखी भी हुए होंगे, लेकिन वहां मुसलमान मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार को झटका तो लगा। तो यह बात बड़ी, और बीजेपी वाले बड़े खुश भी हो रहे होंगे कि नीतीश कुमार मुसलमान 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 करते रहते हैं, देखो कैसे धक्का दे दिया। तो देखिए, अब नीतीश कुमार बापू को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी बापू को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सिर्फ जय श्री राम नहीं कहते हैं, जय सिया राम नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ठीक है ना। तो हम लोग तो सर्वधर्म वाले हैं। और उधर देखिए, जो आपने कहा ना, हैपनिंग्स की बात कर रही हैं, कि क्या सब रिकैप की बात कर रही है, लालू यादव की इफ्तार पार्टी। लालू यादव की इफ्तार पार्टी कहाँ हुई? लालू यादव के बंगले पर नहीं हुई है, लालू यादव के बंगले पर नहीं हुई। हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बंगले पर हुई। क्यों कराई गई है, समझने की बात है, ठीक है ना। और वहां कांग्रेस के नेताओं ने झटका दे दिया।
कोई नहीं वहां पूछा। मुकेश सहनी नहीं गए, जी, लेफ्ट के बड़े नेता नहीं ओसामा गए, साहब नहीं ओसामा पूछे, साहब, हिना साहब हाँ नहीं हाँ, आई। ओसामा साहब मुकेश सहनी के साथ जी। मुजफ्फरपुर में इफ्तार पार्टी रोजा करते खोल रहे हाँ थे। इफ्तार पार्टी कर रहे थे, जी। रोजा खोल रहे थे। तो कांग्रेस और आरजेडी के भीतर जो खींचतान चल रही है, बीच जो खींचतान चल रही है, वह भी बहुत ध्यान रखे जाने की, क्योंकि यह आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में यह करके दिखाया है कि आम आदमी पार्टी यदि हमसे समझौता नहीं करेगी हमारी शर्तों पर, तो हम चुनाव जितवा तो नहीं सकते, हरवा भी सकते हैं। तो यदि यही रवैया रहा, कांग्रेस में सब कुछ हो ही गया, अखिलेश प्रसाद सिंह जो लालू यादव के परिवार के करीब थे, लालू यादव के करीब थे, तेजस्वी यादव को तरुण कहते थे, आरजेडी की रणनीति क्या है यह भी समझते थे, तो उनकी छुट्टी हो गई। राजेश राम क्या कर पाएंगे, संसाधन कहां से जमा कर पाएंगे, कृष्णा आल्हा बरू प्रभारी बने, कन्हैया कुमार की यात्रा है। लेकिन इन तीनों नेताओं ने लालू यादव से, जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मुलाकात भी जरूरी तो नहीं समझी ना, मुलाकात भी जरूरी नहीं समझी। तो और देखिए, आप यदि इस बात को यदि आप रिकैप कर रही हैं तो आपने देखा तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी करने पूर्णिया चले गए। वह पूर्णिया जहां लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव बनाम तेजस्वी यादव की भिड़ंत हुई, तेजस्वी यादव को हार जाना पड़ा, उम्मीदवार बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई और पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतकर एक इतिहास रच दिया। लेकिन पप्पू यादव की बात हम कर ले, पप्पू यादव चुनाव के बाद, निर्दलीय जीतने के बाद कांग्रेस के करीब दिख रहे हैं। अब भी जहां वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैकड्रॉप देखेंगे तो कांग्रेस का ही झंडा है और कांग्रेस का ही निशान है। झारखंड के चुनाव में उनकी क्या भूमिका रही, दिल्ली के चुनाव में उनकी क्या भूमिका रही, और वह भी इस उम्मीद में बैठे थे कि उन्हें बिहार में बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तो उनके अंतर मन में भी चल रहा है कि भाई हम निर्दलीय जीते तो हम तो अपनी पार्टी, जिसका विलय उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कर दिया था जाप, उसे यदि ठीक रखते तो हम अपनी पार्टी के सांसद होते, हमारे पास चुनाव चिन्ह होता। और यदि कोई नेता अपने समर्थकों को चुनाव न लड़ा पाए तो उस नेता की हैसियत और उस नेता की क्षमता क्या रह जाती है और उनके साथ चलने वाले कितने लोग बच जाते हैं। तो पप्पू यादव के बारे में भी खबर यह है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस के आलाकमान से कहा है कि 15 अप्रैल तक हमारे बारे में आप फैसला कर लीजिए कि हमारी भूमिका क्या होनी है, उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति भी तैयार करेंगे, ठीक है। यानी कि पप्पू यादव ने भी अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, पप्पू यादव ने भी अल्टीमेटम दे दिया, कोई रास्ता बचता भी नहीं है। पप्पू यादव यह जानते हैं, देखिए अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यदि लालू परिवार से झगड़ा मोल ले ले तो पप्पू यादव, तब भी पप्पू यादव की कांग्रेस में क्या भूमिका होगी, यह सवाल तो है ना। और जब लालू यादव के साथ चलना पड़े, बाद में सरेंडर कर देना पड़े, देखिए तो फिर पप्पू यादव कहां रहेंगे, यह भी सवाल पैदा होता है। क्योंकि यदि पूर्णिया जाकर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अभी भी पूर्णिया में टकराने की इच्छा है। तो ये सारी राजनीति, और देखिए बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, चुनाव की तैयारी, अमित शाह का कार्यक्रम आपने देखा ही देखा। और इस बार पहली बार, देखिए बिहार दिवस पहले नहीं मनाया जाता था क्या, हाँ, इस बार बिहार दिवस देश के सभी प्रदेशों में बीजेपी वालों ने मनवाया और मुख्यमंत्री, राज्यपाल उन कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे। तो क्यों, देखिए बीजेपी को बात समझ में आ गई है कि 2025 में सिर्फ बिहार में चुनाव है। और बिहार में चुनाव कब है, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या है, दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है और छठ भी है। और यह वह समय होता है जब जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने गांव लौटते हैं, घर लौटते हैं, और उनके भीतर जो कसक होती है, उनके भीतर जो पीड़ा होती है, उसका इजहार होता है। तो अभी 1 साल 6 महीना पहले से ही भाई वहां जाकर वहां उन लोगों के साथ मिलना, लिट्टी चोखा की पार्टी का इंतजाम करना। आपने देखा कि गुजरात में प्रवासी जो मिथिला के लोगों के साथ अमित शाह ने संवाद किया, वहां संजय झा भी रहे, वहां कहा गया कि मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी का कायाकल्प किया जाएगा, लेकिन यह नहीं कहा गया कि बिहार को सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी मिलेगी। समझे, बिहार का पलायन तब रुकेगा ना जब बिहार में उद्योग आएगा। तो इसकी चर्चा तो कोई करता नहीं है। हम बिहारी इतने निरे मूर्ख हैं कि निर्मला सीतारमण मिथिला की साड़ी पहन ले तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर मॉरिशस में
भोजपुरी में बोल देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन भोजपुरी पढ़ाने के लिए हमें बिहार में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और मैथिली पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। हम वहां तक पहुंच चुके हैं और ये भोजपुरी माटी के लोग कितने मतलब मेहनत कस रहे हैं। दुनिया में 5 या 6 ऐसे देश हैं ना जो भोजपुरी कामगारों ने स्थापित किया है, बनाया है, लड़कर हासिल किया है। तो ये स्थिति है। और देखिए जब चुनाव का वक्त है तो बिहार की राजनीति कितनी गलीच हो रही है। अब महागठबंधन में देखिए एक सांसद है, माले के सांसद हैं, जी जी, सुदामा प्रसाद, स्टॉलबर्ट्स किनको हराया, आरके सिंह को हराया, आरके सिंह को हराया। अब वे कह रहे हैं कि आरा रेलवे स्टेशन का नाम कॉमरेड राम नरेश राम के नाम पर कर दीजिए और बक्सर रेलवे स्टेशन का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर दीजिए। अब इस पर विवाद तो होना ही था। यह बात कैसे किसी को अच्छी लगती? कॉमरेड राम नरेश राम का क्या इतिहास रहा है? देखिए माले पार्टी को पहले जब यह आईपीएफ थी तो लोग बुरी कटवा पार्टी कहते थे और भोजपुर ने देखा है, मगध ने देखा है, नक्सल का वह दौर देखा है, नरसंहारों का वह दौर देखा है और इसके लिए सुदामा प्रसाद पत्र लिख रहे हैं। तो भाजपा का बिदक जाना, भाजपा के नेता, हाँ लाजमी है, भाजपा के नेता हैं अजय सिंह बरहरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बरहरा के बेटे, उन्होंने तो बिल्कुल मोर्चा ही खोल दिया है कि कॉमरेड राम नरेश राम के नाम पर अब आरा शहर या आरा भोजपुर, भाई वीर कुंवर सिंह की धरती है। आरा जो स्टेशन है वो अरण्य देवी माता के नाम पर है। और सोचिए बक्सर, तो उधर अजय सिंह और तमाम बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। अब बक्सर क्या, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम वहां था, वहां भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त की थी। जिस च्यवनप्राश को आप खाते हैं वह च्यवनप्राश वहीं इजाद हुआ था, च्यवन ऋषि ने किया था, वहां राक्षसों का वध हुआ था। तो आप बताइए कि अब तो वहां भी देखिए जो विश्वामित्र फाउंडेशन वाले राजकुमार चौबे हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन भाई वोट की राजनीति साधनी है तो इसलिए सब कुछ तो चलेगा ही चलेगा। तो अब देखिए चिराग पासवान क्या है, इस बार समय से इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे। हाँ, इफ्तार पार्टी में इस बार, पहले तो खेला ही हो गया था। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पर गौर किया जाना और ये हैपनिंग्स बढ़ रही है। और देखिए आप याद कीजिए कि विधानसभा के भीतर जब तेजस्वी यादव सोमवार के दिन भाषण दिए और सरकार पर हमलावर हुए, बहुत तेज हमलावर हुए, उसके बाद सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेज हमला किसने किया? सम्राट चौधरी ने किया। और तू मैं हो गई। तो सम्राट चौधरी ने भी धुलाई की। और जब सम्राट चौधरी ने धुलाई शुरू की थी, पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को धोया था, बिल्कुल जी, मतलब बानी से, ठीक है, मुद्दों के साथ, पलायन की बात करके, अपराध की बात करके, रोजगार की बात करके, कमाई की बात करके। तो सम्राट चौधरी ने भी कि आप क्या बात करोगे, तुम क्या बात करोगे। जब 2010 में तुम्हारी पार्टी फिनिश हो रही थी तब भी हम जीते थे, बिल्कुल, तब भी हम जीते थे। और आपकी माता जी राबड़ी देवी सोनपुर से चुनाव हार गई थी। चलकर आरएसएस की बात करते हो, आरएसएस में देखो वहां यादव भवन भी है। तो अब देखिए एक नजारा यह भी देखने को मिला। और जब सम्राट चौधरी ने भाषण शुरू किया था तो विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने कार्यालय कक्ष से कि सम्राट चौधरी ठीक से धुलाई कर रहे हैं तो वह मुस्कुराते हुए आए और बैठ गए और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ठीक है ना, ठीक है। तो इन बातों पर भी गौर रखना होगा। और आगे आने वाले दिनों में आरजेडी भी देखिए एक बड़ी रैली की तैयारी करेगी। और आरजेडी जब बड़ी रैली की तैयारी करेगी तो उसकी रैली के सामने तो सभी फीके पड़ जाते हैं, सभी फीके पड़ जाते हैं। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आपस में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। मुकेश सहनी ने साथ, मुलाकात नहीं हो रही। तो ये गंभीर बात है। और यह इंडिया ब्लॉक में देखिए एनडीए में भी है, लेकिन एनडीए में आपको 24 घंटे काम दिख रहा होगा, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो। और प्लान देखिए कितनी महिलाओं को कहा जा रहा है कि 1,78,00,000 महिलाओं को लाभुक श्रेणी में चयनित किया गया है। और चुनाव के 3 महीना पहले उनके लिए सरकार की योजना आने वाली है और 3 महीने का सीधे बैंक में खाता में रुपया ट्रांसफर होगा, क्योंकि देश में यह परंपरा चल गई है कि चुनाव के पहले सरकारी धन
जो है। और इधर के दिनों में आप यह भी देख रहे हैं, रिकैप की बात कर रहे हैं, बिहार में अपराध बढ़ा है फिर से। हाँ, अपराध बढ़ा है, यह एक गंभीर चुनौती है। और पुलिस वालों का भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। आपने देखा खगड़िया में कैसे आशुतोष कुमार की गाड़ी में शराब नहीं थी, शराब रख दी गई, और उसके बाद उनके एटीएम से पैसे निकलवा लिए गए। कैसे एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर उस हत्यारोपी के मोबाइल से पैसे ट्रांसफर किए गए ताकि रिश्वत लेनी थी। आपने पटना हाईकोर्ट का वह फैसला भी देखा कि शराबबंदी के आड़ में गाड़ियों की नीलामी के पीछे जो घोटाला हो रहा है कि 25 लाख रुपए की गाड़ी 2 लाख रुपए में नीलाम कर दी जा रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, समझे ना। तो इन मुद्दों पर बातचीत तो की जानी है, बिल्कुल की जानी है। तो ये रिकैप और हैपनिंग्स और इनकमिंग्स हैं समरीन जी। तो चलिए बिना देरी के हम पहली सीट का जिक्र कर लेते हैं। और पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सोनपुर की सीट। क्या खबर है सोनपुर? देखिए, बहुत हॉट सीट की आप बात कर रहे हैं और बहुत हॉच पॉच भी है, ठीक है ना। हॉट भी है और हॉच पॉच भी है। क्यों हॉट है और क्यों हॉच पॉच है? देखिए, अभी जब हमने प्रारंभिक संबोधन में कहा, जब हम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच तूतू मैमे की बात कर रहे थे, तो हमने बताया कि 2010 में राबड़ी देवी सोनपुर में चुनाव हार गई जी। पहले राघोपुर छोड़ा, फिर सोनपुर में भी हार गई, और इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना छोड़ दिया। लोकसभा भी हार गई थी, तो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना उन्होंने छोड़ दिया। तो इसके बाद सोनपुर की स्थिति क्या बनी? सोनपुर में जिस विनय कुमार सिंह ने, भाजपा के नेता ने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, विनय कुमार सिंह विधायक बन गए 2010 में। बिल्कुल जी। तो उसी विनय कुमार सिंह को, चूंकि 2015 में महागठबंधन बन गया, नीतीश कुमार एनडीए से अलग आ गए और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ। तो उसी विनय कुमार सिंह को, जिन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, आरजेडी के नेता रामानुज राय ने चुनाव हरा दिया। अच्छा, ठीक है जी। रामानुज राय ने चुनाव हरा बदला ले लिया। और केवल 2015 में बदला नहीं लिया, उन्होंने अपनी ताकत बरकरार रखी। 2020 में तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं रहे, बिल्कुल जी, वो फिर से एनडीए के साथ चले गए। तो 2020 में भी रामानुज राय ने फिर से विनय कुमार सिंह को चुनाव हरा दिया, ठीक है। तो अब देखिए, स्वाभाविक दावेदारी महागठबंधन से रामानुज राय की बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन एक बहुत तेज चर्चा है। अच्छा। चर्चा ये है कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा 2024 में, चुनाव हार गई मामूली मतों के अंतर से, 10,000 से भी कम मतों के अंतर से शायद। और चुनाव के दिन किस तरीके की हिंसा हुई थी, खूनी हो गया था। तो रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर रहती है, आना जाना है, और वह बिल्कुल क्या कहें कि वैसी बेटियों पर गर्व होता है जिन्होंने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी। तो रोहिणी आचार्य के बारे में खबर यह है कि वह सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। लेकिन क्या इतनी आसानी से रामानुज राय त्याग देंगे? यह बड़ा सवाल है। क्या इतनी आसानी से त्याग देंगे? और उनकी पैठ बहुत जबरदस्त है। हमने कहा ना, राबड़ी देवी को हराने वाले से जीत जाना रामानुज राय की ताकत है। जो दियारा का इलाका है, लोग कहते हैं वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती है, वहां लालू यादव की आवाज नहीं जा सकती है, लेकिन रामानुज राय की आवाज जाएगी। अच्छा। ठीक है ना। तो सोनपुर में रामानुज राय का टिकट काटकर क्या आप रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ा पाएंगे? यह बड़ा सवाल। बिल्कुल। क्योंकि बिहार विधान परिषद का चुनाव उसके पहले नहीं है कि आप रामानुज राय को वहां आपने भेज दिया और यहाँ रोहिणी आचार्य के लिए आपने जगह बना ली। तो रामानुज राय की दावेदारी सबसे बड़ी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वहां सिर्फ रोहिणी आचार्य की चर्चा होती है और रोहिणी आचार्य आएंगी तो फिर लालू परिवार का एक और व्यक्ति, देखिए लड़ाई तो हो ही जाएगी। और विनय कुमार सिंह से ठीक से लड़ाई होगी। विनय कुमार सिंह लड़ते रहे हैं और ठीक से लड़ते रहे हैं, लेकिन बीजेपी से भी वो अकेले दावेदार नहीं। जब ये 2015 में हार गए, 2020 में हार गए, तो बीजेपी में भी कई दावेदार हो गए। जैसे
जैसे आरजेडी में ही जी, जी। अब एक सिपाही राय एक एमएलए हुआ करते थे, ठीक है, लालू जी के कैसे कैसे रिश्तेदार भी लगते हैं, दूर के कद्दू के लत्तर वाले, ठीक है ना। जी, जी, हाँ, जी। तो उनके बेटे हैं राजन राय, जब चुनाव की चर्चा होती है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो जाती है, उनके टिकट के बारे में चर्चा हो जाती है, लालू के परिवार में, लालू के दरबार में उनकी हाजिरी की चर्चा हो जाती है, तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं। जी। तो विनय, अब देखिए, चलिए उधर एनडीए की ओर, तो भाई एनडीए में यदि बीजेपी की सीट यह है तो विनय सिंह की बात होगी, जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया, ठीक है, हाँ। 2 बार चुनाव हारे हैं, हो सकता है तीसरी बार में किस्मत खुल जाए, तीसरी बार की लड़ाई में थोड़ी किस्मत खुलने की संभावना अधिक रहती है, और इस बार एनडीए थोड़ा अधिक मजबूत भी है, क्योंकि चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, लेकिन वो अकेले नहीं है। देखिए एक विनोद सम्राट है, अच्छा, वो भी बीजेपी के दावेदार हैं, विनोद जी, सम्राट, जी, जी, जी। ये नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, इनकी अपनी पकड़ है। अब देखिए वो उपेंद्र सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, महाचंद्र सिंह के बेहद करीब हैं। अच्छा। महाचंद्र सिंह पहले कांग्रेसी थे, फिर देखिए जीतनराम मांझी के साथ गए, उधर से ही एमएलसी का चुनाव कई बार जीते थे, और याद कीजिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब यह लग रहा था कि बिहार के भूमिहार बिदक रहे हैं, बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, तो कुछ भूमिहार नेताओं को, जिसमें सीपी ठाकुर थे, महाचंद्र सिंह थे, सच्चिदानंद राय थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से, स्पेशल हेलीकॉप्टर से पटना से भुवनेश्वर ले जाया गया था, और भुवनेश्वर के मेफेयर होटल में अमित शाह ठहरे हुए थे, वहां मुलाकात हुई थी, और फिर इन तीनों को दिल्ली ले जाया गया, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई बीजेपी के हेडक्वार्टर में। महाचंद्र सिंह को बड़ा आश्वासन मिला था, लेकिन मिला कुछ नहीं, समझे ना, तो मिला कुछ नहीं, ठन ठन गोपाले में रह गए। तो ये महाचंद्र सिंह के करीब हैं उपेंद्र सिंह। अब देखिए वहां सोनपुर घराने वाले ओम कुमार सिंह हैं, वह भी पिछले 2-3 साल से दावेदारी कर रहे हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह उनके ससुर लगते हैं, तो ये भी दावेदारी कर रहे हैं, और मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, हर जगह आजकल हर पार्टियों में दिखाई पड़ते हैं, और सोनपुर में लगातार लगे रहते हैं, और जो सोनपुर का मेला लगता है, वह जो भूमि है वह भी इन्हीं परिवार का है, इसी परिवार का है। और देखिए जब हम बात करते हैं ना एनडीए की, तो हम कह रहे हैं कि 2015 में 2020 में रामानुज राय जीते, बीजेपी नहीं जीती, तो जेडीयू के कुछ नेताओं को लगता है कि भाई यह सीट बदली जा सकती है, कि आप हार रहे हो, यह सीट हमको दे दो। तो एक कोई देखिए, अब तो होर्डिंग और पोस्टर से ही मालूम हुआ कि कोई एक हैं जिनका नाम है राहुल परमार, आचार्य राहुल परमार। अच्छा। आजकल खूब वहां लगे हुए हैं। जब नीतीश कुमार का जन्मदिन था 1 मार्च को, तो उन्होंने बहुत बड़े भोज का आयोजन करा दिया था, लेकिन वहां इनकी क्या पैठ है, क्या पैठ नहीं है, इसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए लगातार रिपोर्ट आ रही है, और हम अपने रिपोर्टर्स को कह रहे हैं कि तो आगे भी हम, अभी तो शुरुआत हुई है, हाँ अभी तो शुरुआत हुई है कि दंगल में किसका मंगल होना है और किसका अमंगल होना है। तो सोनपुर हॉट भी है और हौच-पौच भी है, हॉट भी है और हौच-पौच भी है। तो चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बनियापुर की सीट। देखिए ये सीट में जो है ना, ये दबंगई की सीट है, अच्छा, ये बाहुबल की सीट है, ठीक है ना जी, और सारण की ही सीट है, ठीक है, तो सारण जिले की सीट है। और सारण जिले की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह का दबदबा तो रहा है, जी, जबरदस्त दबदबा रहा है। प्रभुनाथ सिंह के बगैर सारण की राजनीति की कहानी लिखी नहीं जाती, अधूरी है। हाँ, अब ठीक है, जेल की सजा काट रहे हैं। 1995 की बात है, जब प्रभुनाथ सिंह हार गए और अशोक सिंह जीत गए, तो अशोक सिंह की हत्या करा दी प्रभुनाथ सिंह ने, जी, पटना में बम मारकर, ठीक है ना। और फिर प्रभुनाथ सिंह किस तरीके से उसमें फंसे, आर.एस. भट्टी उस केस में अनुसंधानक बने, जो बाद में डीजीपी बने थे, और प्रभुनाथ सिंह भाग नहीं पाए, भागते भागते क्या बोलता है उन्हें, एक रविवार को एक शाम के पहर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में जाकर समर्पण करना पड़ा, फिर भट्टी वहां पहुंच गए। तो खैर सारण की जो कहानी है, राजनीतिक कहानी, वो बगैर प्रभुनाथ सिंह के नहीं, प्रभुनाथ सिंह दोनों, हाँ प्रभुनाथ सिंह दोनों ओर रहे, लेकिन देखिए अंत समय में वह अभी तो जेल में ही है, वह लालू यादव के साथ थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय मोहभंग हो गया। लोकसभा चुनाव के समय मोहभंग इसलिए हो गया क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को इस बात की पक्की उम्मीद थी कि उनके बेटे रणधीर सिंह को लोकसभा का चुनाव
लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। ठेंगा दिखा आपने देखा ही क्या बोलता है कि सारण से छपरा से रोहिणी आचार्य लड़ गई और महाराजगंज से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ गए, कांग्रेस के खाते में सीट चली गई। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब टिकट बंटवारे की, सीट शेयरिंग की बात हो रही थी। प्रभुनाथ सिंह सजायाफ्ता होने के बाद भी दिल्ली में अस्पताल में भर्ती थे, तो वो अखिलेश सिंह से मिलने चले गए थे। अखिलेश सिंह मिलने गए कि अखिलेश सिंह से मिलने चले गए, तो वो चाहते थे कि ठीक है आरजेडी से न सही कांग्रेस से ही टिकट मिल जाए, लेकिन आकाश सिंह को टिकट मिला। तो प्रभुनाथ सिंह का मन मोह जो है वह भंग हो गया लालू परिवार से, ठीक है, नाराज हो, हाँ नाराज हो गए। तो बनियापुर में क्या है कि बनियापुर में पिछले 4 बार से, मतलब 2005, 2010, 2015, 2020 4 बार से आरजेडी के ही विधायक केदारनाथ सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। और ये केदारनाथ सिंह कौन है? ये प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। अच्छा, प्रभुनाथ सिंह के भाई, प्रभुनाथ सिंह के भाई। तो मन तो भंग हो गया है तो आरजेडी से। तो केदारनाथ सिंह के बारे में यह चर्चा है, हमने यह भी आपको बताया कि भाई प्रभुनाथ सिंह है जेडीयू में भी रहे, ठीक है। तो केदारनाथ सिंह के बारे में खबर यह है कि वे एनडीए फोल्ड के उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि खेला हो सकता है, खेला हो सकता है। अभी विधायक हैं और विधिवत तरीके से वो एनडीए में शामिल नहीं हुए, न जेडीयू में न बीजेपी में। लेकिन चर्चा ये बनियापुर में यही है कि केदारनाथ सिंह जो हैं वो एनडीए फोल्ड के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो प्रभुनाथ सिंह का परिवार अब इंडिया ब्लॉक से छूटकर एनडीए की ओर। लेकिन अब देखिए कि अब सामने कौन लड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल पैदा होता है। बिल्कुल। तो पिछले कई चुनाव देखिए, अब वहां जो राजनीति है, प्रभुनाथ सिंह बनाम अशोक सिंह राजनीति, अशोक सिंह का मर्डर ही हो गया, ठीक है ना। फिर तारकेश्वर सिंह सजायाफ्ता हो चुके हैं। पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि जो वीरेंद्र ओझा हैं, ठीक है ना, वीरेंद्र ओझा हैं, वो लड़ते रहे बनियापुर में केदारनाथ सिंह के खिलाफ, ठीक है ना, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर। पिछले 2020 में यह वीआईपी के उम्मीदवार हो गए थे। जब यह सीट वीआईपी के खाते में चली गई, ये भूमियार है, मतलब वहां राजपूत बनाम भूमियार भी हो जाता है। तो वीरेंद्र ओझा तो अभी एनडीए में ही है, लेकिन इनके बेटे की सक्रियता लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ दिखी गई थी, ठीक है ना। तो वीरेंद्र ओझा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब प्रभुनाथ सिंह जेडीयू फोल्ड की ओर जा रहे हैं, तो तारकेश्वर सिंह का परिवार जो है, तारकेश्वर सिंह सजायाफ्ता है, कोर्ट का लोचा है, समस्या हो सकती है। तो यह परिवार जो है इंडिया ब्लॉक की ओर, इंडिया ब्लॉक, ठीक है ना। लेकिन अब तारकेश्वर सिंह के परिवार से कौन? तारकेश्वर सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, जेल से शायद बाहर आ गए हैं जमानत पर। तो क्या तारकेश्वर सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि देखिए, जब प्रभुनाथ सिंह नाराज हुए लोकसभा चुनाव के दरमियान इंडिया ब्लॉक से, तो तारकेश्वर सिंह की पत्नी आकाश सिंह के पक्ष में महाराजगंज में कैंप कर रही थी। अच्छा, ठीक है ना, कैंप कर रही थी। जबकि भाई तारकेश्वर सिंह भी राजपूत और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी राजपूत, तो भाई यह कहकर कि भाई यहाँ देखो क्या है क्या नहीं है, तो वो कैंप कर रही थी। तो अब यह है कि तारकेश्वर सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती हैं कि अब देखिए, जो अशोक सिंह मारे गए, उनकी पत्नी है, उनका नाम है चांदनी सिंह। वह जिला परिषद के चुनाव में सारण जिले में सबसे अधिक वोट से चुनाव जीतने वाली थी। अच्छा जी। तो उनकी भी इच्छा है, तो तारकेश्वर सिंह के परिवार से क्या होता है। अब इस बात को भी समझना होगा इधर कि हमने अभी महाचंद्र सिंह का जिक्र किया और सच्चिदानंद राय दोनों का जिक्र किया। तो महाचंद्र सिंह को तो कोई बीजेपी ने इनाम दिया नहीं, महाचंद्र सिंह उधर सक्रिय भी रहे। अब महाचंद्र सिंह स्वयं या उनकी पत्नी, चूंकि वीरेंद्र ओझा यहाँ लड़ते रहे, भूमिहार लड़ते रहे, तो चाहते हैं कि भाई यह सीट बीजेपी हमको दे दे, एक पुरस्कार तो दो, और एक पुरस्कार तो दो। और फिर दूसरी ओर देखिए, उनकी स्थिति यह है, सच्चिदानंद राय, देखिए सच्चिदानंद राय को एमएलसी का टिकट तो दिया नहीं गया था। सच्चिदानंद राय अपने बूते चुनाव जीते, और सच्चिदानंद राय बाद में जनसुराज के साथ हो गए, प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन बाद में बात बनी नहीं। और लोकसभा चुनाव के दरमियान वह फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ हो गए थे। लोकसभा चुनाव में भी यह अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो खबर यह है, बनियापुर के लोग चर्चा कर रहे हैं कि सच्चिदानंद राय की भी इच्छा है
कि परिवार से कोई व्यक्ति जो है वह विधायक बने, लेकिन वही दंगल में मंगल किसका अमंगल किसका, जमीन पर किसकी कितनी पैठ और किसके कितने पांव मजबूत, किसके कितने पांव कमजोर, यह आने वाले दिनों में, अभी तो शुरुआत हम लोगों ने की है, वह बताएंगे ही बताएंगे। तो यह खबर है बनियापुर की। यानी कि हम लोग सब कुछ बताएंगे। तो अब हम अगली सीट पर चले जाते हैं, और अगली सीट है अतरी की सीट। अतरी से क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अतरी गया की सीट है, और यहाँ भी हौच पौच है, यहाँ भी हौच पौच है। यहाँ अजय यादव आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि फिर से उन्हें टिकट मिलेगा, ठीक है। अजय यादव के परिवार का इतिहास भी है, ठीक है। और अजय यादव ने हराया था मनोरमा देवी को 2020 में, जेडीयू की उम्मीदवार थी, ठीक है। तो मनोरमा देवी तो अब बेलागंज से विधायक हो गई उपचुनाव में, तो मनोरमा देवी बेलागंज नहीं छोड़ेंगी। तो इस बात की संभावना मुझे नहीं लगती है कि मनोरमा देवी को बेलागंज से चुनाव लड़ाया जाएगा और रॉकी यादव को अतरी से लड़ाया जाएगा। देखिए, जो जेडीयू की परंपरा रही है, जेडीयू में माँ बेटे पिता पुत्र दोनों को टिकट नहीं, हाँ ठीक है ना। यह भले संभव है कि मनोरमा देवी अब राजनीति छोड़ दें और पुत्र रॉकी यादव को, क्योंकि अब राजनीति वही कर रहे हैं और बेलागंज को वही संभाल रहे हैं। और बेलागंज कितनी कठिन सीट है, बेलागंज को कितने दशक के बाद एनडीए ने ढहा, और सुरेंद्र यादव का दुर्ग कैसे ढहा, हाँ गढ़ था। तो इस गढ़ को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे सुरेंद्र यादव। तो यह संभव है कि मनोरमा देवी न लड़े, रॉकी यादव ही बेलागंज चुनाव लड़े, बेलागंज चुनाव लड़े। और सुरेंद्र यादव के सामने बेलागंज में चुनौती रही कि जो मुसलमान छिटक गए, जिसके कारण हार हुई, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद की तरफ चले गए। तो अतरी में क्या है कि अतरी में अब तो एनडीए में वैकेंसी है, अतरी में एनडीए में वैकेंसी है, वैकेंसी हो गई। तो अतरी में जब एनडीए में वैकेंसी हो गई तो यह सीट किसको जाएगी? बड़ा सवाल है जी। यह सीट किसको जाएगी? क्या जेडीयू के पास ही रहेगी, या फिर बीजेपी के पास जाएगी, या फिर एलजेपीआर के पास जाएगी? यह बड़ा सवाल है। अब देखिए, यहाँ जो जातीय समीकरण है, यहाँ सबसे अधिक यादव है और दूसरे नंबर पर भूमियार है। अच्छा। देखिए, जब सीमांकन नए तरीके से हुआ था क्षेत्रों का, तो अतरी का एक बड़ा हिस्सा बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में चला गया। हाँ, परिणाम हुआ कि जो पहले अतरी से बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे वो बजीरगंज चले गए, और बजीरगंज से वो विधायक भी बन गए। तो अब बजीरगंज और अतरी दोनों आप यह कह सकते हैं कि भाई है, ठीक है ना। हाँ। तो अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि यह सीट किसके खाते में जाएगी और कहां कहां कौन उम्मीदवार है। तो देखिए, यादवों की संख्या कोई 58,000 यहां बता देगा, भूमियार 42,000 बता देगा, कोयली कुशवाहा डांगी 30,000 बता देगा, मांझी 25 से 30,000 बता देगा, ईबीसी 30,000 बता देगा, राजपूत 17,000 बता देगा, अधिक भी हो सकता है। 2020 में यह भी हुआ था कि जो अभय कुशवाहा, जो अभी आरजेडी से औरंगाबाद के सांसद बन गए, इनके भाई अजय कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से चुनाव लड़ गए थे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि जब हमने वहां ग्राउंड जीरो से बात की कि कौन कौन लोग, तो 2020 में क्या हुआ था, एक नामांकन के दरमियान बवाल हो गया था। अच्छा। शैलेंद्र कुमार एक उम्मीदवार, इतनी बड़ी संख्या में जाति से भूमियार अतरी के ही रहने वाले, गांव है नैली, थाना है महकार, और उपेंद्र मांझी जीतनराम मांझी के गांव के ही करीब के हैं। तो इतना बड़ा बवाल हो गया कि इनका नामांकन रद्द हो गया और फिर इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। अच्छा, जेल की यात्रा? हाँ, जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। तो जब ये जेल से बाहर आए तब भी इन्होंने अतरी को छोड़ा नहीं। अच्छा। ठीक, अतरी में लगे रहे कि भाई 2020 न सही 2025। और अब ये बीजेपी में है, अब ये बीजेपी में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं। तो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, आरएसएस वाले पैरवी कर रहे हैं, ऐसी बात कही जाती है। अब देखिए, अब केवल शैलेंद्र कुमार नहीं है, अब भाई शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ना है, 2025 लड़ेंगे। धर्मराज सिंह है, ये गया जिला के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कनेक्शन शेरघाटी है, लेकिन ये भाई अतरी में इनके नाम की चर्चा हो रही है। अतरी के लोग कितना देखिए, पार्टी के लोग तो जानेंगे, शासन प्रशासन के लोग भी जानेंगे। और देखिए, एलजेपीआर जो है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी में अरविंद कुमार सिंह पहले भी चुनाव लड़ते रहे, समझे ना। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर चले गए थे,
तो ये एनडीए के कैंडिडेट हो गए थे, समझे ना। और ये एनजीओ भी चलाते हैं और भी तरीके के व्यवसाय, बाकी माल जाल में कमी नहीं है और मजबूती से लड़ते रहे हैं। तो जाति के राजपूत हैं, तो अब इनके लिए चिराग पासवान कितना आते हैं, क्या यह सीट अपने खाते में ले पाते हैं, यह बड़ी बात है। और देखिए जेडीयू कह सकती है, इस बात का दावा कर सकती है कि भाई यह सीट तो हमारी बनती है, हम ही सीट पर लड़ते आए हैं। तो कृष्णनंदन यादव है एक्स एमएलए। अच्छा। क्योंकि हमने आपको बताया कि 2020 में यहाँ दो यादवों के बीच लड़ाई हुई, अजय यादव बनाम मनोरमा देवी। तो भाई आज जेडीयू की सोच यह रहती है कि उम्मीदवार यदि यादव हो और कुछ मत अपनी जाति का अपने प्रभाव से प्राप्त कर ले, फिर एनडीए का वोट जुड़ जाए तो जीत। हाँ, लेकिन 2020 में हुआ नहीं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो कृष्णनंदन यादव एक बार एमएलए भी रहे हैं, लेकिन बीच में ये निर्दलीय भी लड़ गए थे। अच्छा। ठीक है ना। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति बन रही है। जब निर्दलीय लड़े थे तो मात्र 9,603 मत आए थे। तो अत्रि के बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जैसे ही जानकारी आएगी वो जानकारी आपको हम बताएंगे। तो अब हम चौथी सीट पर आ जाते हैं। चौथी सीट है दिनारा की सीट। भाई दिनारा में तो सारे जो बाबू साहब लोग हैं ना, और इन बाबू साहब की लड़ाई में वहां आरजेडी के विजय कुमार मंडल चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, 2020 में जीत ही गए। 2020 में जीत गए, इन्हें 59,481 मत आया। और आपको पता है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए थे। राजेंद्र सिंह उनके उम्मीदवार हो गए, भाजपा से आए थे। 2015 में राजेंद्र सिंह के बारे में यह प्रचार किया जा रहा था, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, कि एनडीए की सरकार बनी तो राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा। ये झारखंड में भाजपा के प्रचारक थे, भोजपुर के ही रहने वाले हैं। तो इनको 51,013 मत आया, और जय कुमार सिंह जेडीयू वाले मात्र 27,252 मत पर सीमित गए थे। तो देखिए 59,000 और 51,000, करीब 8,000 का ही अंतर है। लेकिन यहाँ आरएलएसपी ने भी खेल बिगाड़ा था। देखिए किसी दिन आपको चर्चा करनी चाहिए कि हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को इतना नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन इसकी चर्चा भी की जानी चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बूते कई सीटों पर, और इसमें भोजपुर साहबा की कई सीटें हैं, औरंगाबाद की सीटें हैं। ठीक है ना, कि केवल उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार के कारण जेडीयू का उम्मीदवार हार गया और बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। बिल्कुल। उन सीटों की चर्चा भी कभी हम लोग विस्तार से कर लेंगे। तो राजेश सिंह आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, उन्हें भी 18,368 मत आ गए थे। तो अब देखिए क्या है, हमने यहाँ 3 जो बड़े राजपूत हैं, मतलब हमने नाम ले लिया, 2 ही मान लीजिए कि भाई राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह। राजेंद्र सिंह बीजेपी से टिकट के लिए लगे हुए हैं, अब वह वापस आ चुके हैं, बिल्कुल प्रभाव वाले हैं बीजेपी से हम, और जय कुमार सिंह जेडीयू से लगे हुए हैं। जय कुमार सिंह के बारे में आपको दिनारा में एक बात लोग बताएंगे, बहुत प्रचलित कहावत है कि जय कुमार सिंह एक ऐसे नेता है, मंत्री भी रहे, कि जब उन्हें आपको खोजना हो तो वह किसी वक्ता को खोज लेंगे, कहीं से भी खोज लेंगे, लेकिन जब आपको उन्हें खोजना हो तो शायद आप ना खोज पाए, नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तभी तो देखिए तीसरे स्थान पर चले गए 27,000। एनडीए के बाद भी बीजेपी और जेडीयू के, मतलब बीजेपी जेडीयू, तब मुकेश सहनी भी साथ में थे, जीतन राम मांझी भी साथ में, 27,000 मत पर आ गए। तो अब यह सीट किसके खाते में जाती है? और देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी तय कर रखा है कि हमें तो इधर लड़ना ही लड़ना है। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा के पास आलोक सिंह आ रहे हैं। बिल्कुल, उनकी भी नजर है। हाँ, उनकी नजर है, और आलोक सिंह भाई सब कुछ से सक्षम है, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए सर्वस्व त्याग दिया लोकसभा चुनाव में। आलोक सिंह सब कुछ से संपन्न है, पहचान के मोहताज नहीं है। आपने देख भाई करघार में जब चुनाव लड़े तब भी इतना मत आया था, निर्दलीय जब चुनाव लड़े थे, और लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था, कोई राजपूत नेता उपेंद्र कुशवाहा के लिए झांकना नहीं चाहता था, चूंकि पवन सिंह का मसला फंसा हुआ था। तो आलोक सिंह मोर्चा पर डटे हुए थे, तब वह आरएलएसपी में शामिल भी नहीं थे। ठीक है ना भाई, आपको पता है कि आलोक सिंह के बड़े भाई संतोष सिंह हैं, और जो 11 फरवरी 2024 की रात जो खेल हुआ विश्वास मत परीक्षण के दौरान, और उसके बाद भी आपने देखा भाई कांग्रेस ने तो मुरारी गौतम को मंत्री बनाया था। हाँ,
संगीता कुमारी विधायक, तो जी। ये लोग को कैसे तोड़ा गया, इसमें भी आलोक सिंह की खूब बड़ी खेल भूमिका। हुआ था तो फिल्म के आलोक साथ। सिंह भी भाई दिनारा लाना चाहते हैं। तो पहले यहाँ 3 राजपूतों की लड़ाई में फैसला तो हो कि सीट किसके पास जा रही है, फिर यह बात तय होगी। तो दिनारा पर हमारी नजर रहेगी, लगातार नजर है, और हम हर खबर प्राप्त कर रहे हैं कि यहाँ कि दिनारा से क्या कुछ दंगल में खबर किसका आ रही है। मंगल अमंगल होगा, यह अपने मतलब सुधी दर्शकों को जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। जी, तो अब बिल्कुल। हम 5वीं सीट का जिक्र करेंगे। 5वीं सीट भी हॉट सीट है, हम बात कर रहे हैं भागलपुर की सीट की। आप तो ऐसी ऐसी सीट लेकर बैठ जी। जाती हैं। अब भागलपुर में किसका नाम लें और किसका नाम ना लें। देखिए, भागलपुर की सीट बीजेपी हार जाती है, विधानसभा की सीट। जी। शर्म की बात है, जिस भागलपुर के लिए आरएसएस ने और जनसंघ ने, मतलब बिल्कुल, अब लोग कहते थे भागलपुर हार जाएंगे, और भागलपुर की लोकसभा सीट भी बीजेपी जेडीयू से प्राप्त कर लेती है। बीजेपी से जेडीयू प्राप्त कर लेता है, हाँ। क्योंकि 2014 में शाहनवाज हुसैन वो पाकिस्तान जाने वाले एक बयान के बाद, भाई शाहनवाज हुसैन की कोई गलती नहीं थी, गिरिराज सिंह ने कहा पड़ोस में कह दिया था, कैसे हार गए थे। हाँ। और शाहनवाज असर किसी हुआ और शाहनवाज किसी एक धर्म के नेता नहीं है। हाँ, ठीक है ना। शाहनवाज हुसैन ने तो भाई हिंदू से शादी की है। तो देखिए अब क्या है, अजीत शर्मा है, तो अजीत शर्मा में तो कोई इफ्वट है नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता, हाँ, सीएलपी के वो नेता रहे, हाँ, ठीक है। बाद में शकील साहब हुए, और बीच में तो चर्चा, देखिए लोकसभा का चुनाव भी उन्हें लड़ाया गया, और राहुल गांधी के यहाँ सीटें रीच है। तो अजीत शर्मा की बात तो पक्की ही मानिए, ठीक है। दावेदारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, दावेदारी तो देखिए, एक दावेदारी कर रहे हैं परवीन सिंह कुशवाहा। परवीन सिंह कुशवाहा कांग्रेस के ठीक ठाक नेता हैं। जब उन्हें 2020 में भागलपुर का सीट नहीं मिला, भागलपुर की सीट नहीं मिली, तो उन्हें पटना साहिब से लड़ा दिया गया। अच्छा, कांग्रेस भी ये भी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो पटना साहिब भी आकर नंदकिशोर यादव से बहुत मजबूती से लड़े, जबकि पटना साहिब से बहुत परिचय नहीं था। पटना साहिब का कुछ समीकरण भी ऐसा है ना कि वहां कोई महागठबंधन का उम्मीदवार होगा तो करीब 60-70 हजार मत तो सुरक्षित है। जी। अब इसी तरीके से कांग्रेस में परवेज जमाल की बात होती रहती है। अब आरजेडी के भी कई नेता हैं जो सोचते हैं कि भाई उसमें तिरुपति नाथ यादव हैं, उसमें चक्रपाणी हिमांशु हैं। एक और आपको आश्चर्य की जानकारी, देखिए हम तो भीतर की जानकारी देते रहते हैं ना, एनके यादव बीजेपी के एमएलसी हैं, हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल, वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, गरीबों के डॉक्टर हैं, हाँ, गरीबों के डॉक्टर, जैसे पटना में आप कहते हैं डॉक्टर एजाज के बारे में, हाँ, तो वैसे ही वो भी हैं, इसीलिए एमएलसी भी बन गए। तो डॉक्टर एनके यादव तो बीजेपी के एमएलसी हैं, लेकिन उनकी पत्नी सदैव आरजेडी की समर्थक रही है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, आरजेडी की समर्थक रही है। और वह क्या बोलता है, पहले मेयर भी रही है, डॉक्टर बीना यादव नाम बताया जाता है, ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर बीना यादव नहीं, मेयर रही कि नहीं रही मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन हाँ मेयर रही है शायद, ठीक है। तो और देखिए एक अरुण शाह है, अरुण शाह पहले भी, और ये जो है तारापुर विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था तो ये लड़े थे। तो ये तो भाई इंडिया ब्लॉक की बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अजीत कुमार शर्मा का टिकट गोर कटने उठने नहीं जा रहा है। हाँ। लेकिन बीजेपी से कौन, क्योंकि बीजेपी, देखिए बीजेपी ने 2020 में रोहित पांडे को लड़ाया, हार गए चुनाव, हाँ। और वहां राजेश वर्मा, देखिए कुछ ही ऐसी सीटें थी जहां चिराग पासवान ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ भी उम्मीदवार दिए थे, हाँ। उसमें भागलपुर की सीट भी थी, और राजेश वर्मा जो अब खगड़िया के सांसद बन गए, वे चिराग पासवान के उम्मीदवार 2020 में थे, चुनाव हार गए थे। अब देखिए चुनाव ना हारते तो 2025 का इंतजार करना पड़ता, 2024 में ही किस्मत खुल गई और खगड़िया से सांसद बन गए, खगड़िया से सांसद बन गए। तो रोहित पांडे पर फिर से बीजेपी दांव लगाती है। या देखिए अश्विनी चौबे, जिन्हें बेटिकट किया गया, हाँ। मूल रूप से भागलपुर के, अब हाँ। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि उनके बेटे अर्जित शाश्वत चौबे को टिकट मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना, घाव पर मरहम लगा, हाँ, घाव पर मरहम जी। और यदि अर्जित शाश्वत चौबे को, मतलब पुत्र को टिकट देने में दिक्कत है, तो शायद अब भागलपुर में प्रचार यह है कि वह स्वयं भी लड़ने को तैयार है। अच्छा, अश्विनी चौबे भी जी, अश्विनी चौबे भी, अच्छा। और देखिए शाहनवाज हुसैन, देखिए अब क्या है कि नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इस बात की गवाही देते हैं कि मुस्लिमों से हमने दूरी बना नहीं रखी है,
ठीक है, शाहनवाज हुसैन को न एमपी का चुनाव लड़ाया गया, न फिर से एमएलसी बनाया गया। और जब कभी बिहार में उद्योग मंत्री के रूप में चर्चा होती है तो शाहनवाज हुसैन की चर्चा होती है कि हाँ, सबसे पहले चर्चा होती है। और शाहनवाज हुसैन यदि बने रहते तो बिहार की स्थिति कुछ और बेहतर हो गई थी, क्योंकि शाहनवाज हुसैन एक बड़ी पहचान वाले हैं और हाँ, और अपने बूते उन्होंने बिहार में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल बनाया था। तो शाहनवाज हुसैन क्या चुनाव लड़ाए जाएंगे, यह सवाल है। चुनाव लड़ाए जाएंगे तो हाँ, भागलपुर में तो चुनाव, भाई कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का वजन और नीतीश कुमार की सेहत क्या रह जाती है, यह भी समझने की बात। अब एक बंटी यादव है, वो दावेदारी कर रहे हैं। अब बंटी यादव जो हैं कई तरीके का कारोबार करते हैं, और ये जो है ना, वो चारा घोटाला वाले, देखिए दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से। ये चारा घोटाले वाले आर.के. राणा जो चारा घोटाले के जनक थे, जो खगड़िया से सांसद भी बने, उनके भतीजे बताए जाते हैं। अब बीजेपी वाले किसी चारा घोटाले वाले के भतीजे पर कितना एतबार करती है, कितना विश्वास करती है, यह देखने की बात होगी। डॉक्टर प्रीति शेखर हैं, ठीक है ना, उनकी चर्चा भी लगातार चलती रहती है। तो ये सारे नाम हैं। और भागलपुर देखिए गरम, देखिए है तो अंग प्रदेश, लेकिन वहां राजनीति बहुत मन से होती है, राजनीति बहुत मन से होती है। तब ना हमने कहा कि बीजेपी और जनसंघ वाले किला मानते हैं, लेकिन बीजेपी को भी झटका देने में कोई देर नहीं लगाता है भागलपुर। तो भागलपुर की खबर भी किसका मंगल किसका मंगल, यह बताएंगे हम लोग। ये हम लोगों को बताना होगा। तो अब हम छठी सीट पर आ जाते हैं, और छठी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है घोसी की सीट। अब देखिए घोसी क्या होने जा रहा है, जगदीश शर्मा की, जगदीश शर्मा तो कभी हारे नहीं यहाँ, बिल्कुल हाँ। और जगदीश शर्मा आज भी जहानाबाद में भूमिहार राजनीति के सबसे बड़े, अब चुनाव लड़ नहीं सकते, सांसद बने, उसके बाद चारा घोटाले में जो कुछ हुआ पता ही है आपको, ठीक है। जेडीयू वाले तो कहते हैं भाई कैदी नंबर लालू यादव का नाम लेंगे, लेकिन कैदी नंबर बाकी लोगों का नाम नहीं लेंगे। लेकिन सबसे अधिक भरोसेमंद जगदीश शर्मा। और आपने देखा कि 2024 के चुनाव में चंदेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए कितना मनाया गया, लेकिन वे नहीं माने, क्योंकि उन्हें पता था कि जहानाबाद का मिजाज क्या है और जहानाबाद के भूमिहार कैसे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन जहानाबाद का घोसी सीट, जो भूमिहारों की सीट जगदीश शर्मा लगातार जीत रहे थे, जगदीश शर्मा की एक भूल के कारण वह सीट ही गड़बड़ हो गई, समझे ना। बिल्कुल। आज भी जो कुछ है, मतलब आप घोसी की चर्चा करेंगे तो भाई जगदीश शर्मा की चर्चा होगी। और एक बार जब उपचुनाव हुआ था तो तमाम विरोध के बाद भी जगदीश शर्मा की पत्नी चुनाव जीती थी, सभी लोग हराने में लग गए थे, ठीक है ना। जगदीश शर्मा की पत्नी चुनाव जीती। लेकिन 2015 में क्या हुआ, जगदीश शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जगदीश शर्मा के बेटे जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे चुनाव लड़ गए, मतलब एनडीए से, एनडीए से जी। और नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। तो नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो जेडीयू के, अब नीतीश कुमार तो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे उन्होंने जहानाबाद लोकसभा को भूमिहारों की सीट के बदले अति पिछड़ा का सीट बना दिया। तो 2015 में नीतीश कुमार ने घोसी को भी जेडीयू में अति पिछड़ा नहीं, कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया, कृष्ण नंदन वर्मा को जी। और हम से आए, हम तब एनडीए का हिस्सा था, राहुल कुमार। परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार का प्रयोग चल पड़ा और जगदीश शर्मा का खूंटा उखड़ गया। देखिए जगदीश शर्मा का उतना ही अच्छा संबंध लालू यादव से भी है। लालू यादव दोनों साथ रहे जेल में, वहां रांची में। तो राहुल कुमार का खूंटा उखड़ गया। अब यह तो घोसी का इतिहास ही बदल गया, समझे ना। तो घोसी का जब इतिहास बदला तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में राहुल फिर से जेडीयू के उम्मीदवार बने, मतलब नीतीश कुमार अब एनडीए में थे, ठीक है ना। लेकिन फिर से स्थिति परिस्थिति बिगड़ी, राहुल कुमार जेडीयू के उम्मीदवार, और राहुल की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कृष्णनंदन वर्मा को जहानाबाद लाया गया, जो सिटिंग थे, ठीक है ना, कि दोनों एक जगह कुशवाहा, एक जगह ये सीटों की अदला बदली हुई। तो कृष्णनंदन वर्मा भी नहीं जीते और राहुल भी वहां हार गए। अब कहने वाले लोग कहते हैं घोसी में कि आरजेडी न लड़े, इसके लिए पैरवी की गई लालू यादव के पास, अच्छा, ठीक है, राहुल कुमार के खिलाफ, कि आरजेडी न लड़े तो यह सीट माले को दे दी गई, कि भाई माले के खिलाफ आक्रोश रहेगा, मुरी कटवा पार्टी के रूप में पहचान रही है फ्रंट की, तो उनका उम्मीदवार यहां से नहीं जीतेगा। तो माले ने उम्मीदवार बना दिया रामबली यादव को।
लेकिन समीकरण जो 2015 में नीतीश कुमार ने चेंज किया था, उसका परिणाम यह रहा कि एंटी भूमिहार पोलराइजेशन हो गया। लोग जगदीश शर्मा को भूल गए जी। और रामबली यादव भी चुनाव जीत गए। रामबली यादव भी चुनाव जीत गए। अब देखिए जगदीश शर्मा के रिश्ते बने बिगड़े हुए हैं, मतलब बिगड़े ही हुए हैं हाँ एनडीए में। तो राहुल कुमार के बारे में फिर से देखिए यह बात तय कही जा रही है। कई लोगों ने सलाह दी कि राहुल कुमार को, जगदीश शर्मा को, कि आप अपने बेटे को भाई लड़ा दीजिए एनडीए से, माफ कीजिए महागठबंधन से, टेकारी से। अच्छा ठीक है ना, सुरक्षित सीट है। लेकिन जगदीश शर्मा और राहुल कुमार दोनों इस बात पर अडिग हैं कि लड़ेंगे तो घोसी ही और जीतेंगे तो घोसी ही। लेकिन जब एनडीए से नहीं तो फिर महागठबंधन, तो महागठबंधन में तो बड़ा टास्क होगा कि यह सीट आरजेडी जो है, अब राहुल कुमार माले के उम्मीदवार नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हाँ, हो सकते हैं, तो राहुल कुमार के लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव यह सीट माले से प्राप्त करें, जीती हुई सीट है, और फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये भी एक टफ टास्क है। तो यहाँ क्या होता है, ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, राहुल कुमार चुनाव में होंगे। लेकिन जब राहुल कुमार एनडीए के साथ नहीं है तो फिर बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ एनडीए से कौन, बिल्कुल एनडीए से कौन। तो एनडीए में चर्चा ये है कि देखिए, एक जो हमने कहा ना कि गैर यादव पोलराइजेशन, तो मुन्नी लाल यादव पहले जहानाबाद से एमएलए हुआ करते थे, आरजेडी के एमएलए हुआ करते थे। अच्छा। इन्हें अब आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 2024 में ये पार्लियामेंट का इलेक्शन बागी होकर के लड़ गए। सुरेंद्र यादव को हराने की, सुरेंद्र यादव को हरा नहीं पाए, बड़े अंतर से जीते। तो मुन्नी लाल यादव जेडीयू में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर घोसी में है। एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ ये अलग बात है। ठीक है। और उधर जीतन राम मांझी जो हैं, यह सीट मांग रहे हैं हम के लिए, क्योंकि उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। तो एक राजेश सिंह है, इनकी पत्नी भी जिला परिषद कुछ हैं, बड़ी रैली भी कराया था। और वो चुन्नू शर्मा जो वहां वाले हैं, जहानाबाद वाले हैं, हाँ। तो यह सीट जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि भाई हमें ही दे दो। हम 2015 में लड़े भी थे, ठीक है, हम 2015 में हार गए। तो घोसी की लड़ाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ सीटों की अदला बदली देखने को मिलेगी, यानी कि मजा आने वाला जी, बिल्कुल, घोसी को देखते हुए। तो चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट है विक्रम की सीट। विक्रम में क्या, यह तो पटना की सीट है, बिल्कुल, और यहाँ भी हौच पौच हो गया। यहाँ भी हौच पौच हो गया। देखिए यहाँ हौच पौच हो गया कि सिद्धार्थ गौतम पटना के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पल कांत सिंह के पुत्र हैं। कम उम्र में ही केस मुकदमे में फंस गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, आजादी मिली। तो 2010 से ही सिद्धार्थ गौतम ने विक्रम में हाथ पैर और युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर रहे। अच्छा। तो सबसे पहले ये रामविलास पासवान की पार्टी से आए, तब चिराग पासवान कहाँ थे। तो सिद्धार्थ ने दूसरा पायदान हासिल किया और 36,613 मत लाकर दूसरे नंबर पर रहे। और अनिल कुमार बीजेपी वाले, धुर बीजेपी के रहे हैं, उनसे ये हारे सिद्धार्थ गौतम, 38,965 मत आया। लेकिन 2015 में अनिल कुमार जमीनी है, ठीक है, 2015 में जब महागठबंधन बना, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू, बिल्कुल जी, तो सिद्धार्थ जो हैं कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए, क्योंकि आरजेडी का उम्मीदवार किसी भूमिहार का बनना ऐसे ही दुधारी तलवार है। आज ना आरजेडी बनाती है और ना आरजेडी के भूमिहार उम्मीदवार आरजेडी को भूमिहार वोट करता है। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए और इन्होंने अनिल कुमार को पटकनी दे दी। अनिल कुमार को पटकनी दे दी जो जमीनी नेता थे, और बहुत लंबे अंतर से 94,000 मत आए थे सिद्धार्थ गौतम को। पहली बार 36,000 और 2015 में 94,000, और अनिल कुमार को मात्र 49,000 मत आए। अब 2020 में फिर सिद्धार्थ गौतम जीत गए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर ही, जबकि नीतीश कुमार बाहर थे। तो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीते और इन्हें 86,000 मत आया। लेकिन बीजेपी ने बड़ी भूल कर दी। अच्छा। बीजेपी ने क्या किया, पता नहीं कौन सा सपना आया, या बीजेपी को इतना गुमान हो गया कि जो हम चाहेंगे वो कर देंगे, जिसको टिकट दे देंगे उसको सरमाथे पर बिहार बैठा लेगा। तो ये कहां होता है। तो बीजेपी ने अनिल कुमार जैसे नेता को, जो जमीनी थे, लड़ रहे थे, क्षेत्र नहीं छोड़ा था, उनको बेटिकट कर एक
ठीक है, विक्रम से कोई रिश्ता था, लेकिन एक परजीवी बिना पहचान वाले अतुल कुमार को टिकट दे दिया। अच्छा, तो परिणाम यह निकला कि अतुल कुमार बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई, मात्र 14,438 मत आए। और अनिल कुमार जो जमीनी थे, जो पहले से लड़ रहे थे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। अच्छा, और उन्हें 50,717 मत आया। तो अतुल कुमार, जिन पर भाई नीतीश कुमार का भी, मोदी शाह का भी, और जीतन राम मांझी का भी, मुकेश सहनी का भी, वो मात्र 14,000, और सिद्धार्थ गौतम चुनाव जीत गए 86,000 मत लगकर। लेकिन आपने देखा 11-12 फरवरी 2024 का दिन, जी, हाँ, सिद्धार्थ गौतम कहां से कहां चले गए। तो अब सिद्धार्थ गौतम फिर से एनडीए में बीजेपी फोल्ड से उम्मीदवार हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल कुमार जो हैं वह कांग्रेस में जा चुके हैं, अखिलेश सिंह लेकर आए थे, ठीक है ना। जी, जी, जी। तो अब ये इन दोनों के बीच ही लड़ाई होनी। तो अब तक जो है 2015 और 2020 में सिद्धार्थ जो हैं वह महागठबंधन के विधायक रहे, ठीक है। अंतिम 1 साल पहले वो शामिल हुए, या 10 महीना पहले शामिल, कुछ महीनों पहले, जी। मतलब नहीं, अब तो 2 साल हो जाएंगे ना करीब करीब, जनवरी 2024 की बात करेंगे, हाँ बात करेंगे। तो अब तक तो वह बीजेपी वालों को नहीं पूछते थे। अब बीजेपी वाले कितने करीब जा पाते हैं इनके पास, यह देखने की बात होगी। और महागठबंधन वाले कितने करीब जा पाते हैं अनिल कुमार के पास, जो कांग्रेस में चलेगा, यह देखने की बात होगी। लेकिन यह सब तो देखा ही जाएगा। नौबतपुर जो इलाका, विक्रम के जो इलाके हैं, वह अपराध से बहुत त्रस्त है। अच्छा, बहुत त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। मतलब नौबतपुर इलाका, और ये देखिए, हम ऐसी ऐसी कहानियां सुनते हैं कि जमीन खरीदने वाले को नहीं, जमीन बेचने वाले को भी रंगाई देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, बेचने वाले को, हाँ, कि भाई आपके पास पैसे आए हैं, हाँ, तो आप हमको इतना पैसा दो पर कट्टा के हिसाब से, जी। हाँ, और इतने अपराधी गिरोह हो गए, इतने अपराधी गिरोह हो गए कि मत पूछिए। तो ये तो स्थिति है, ये स्थिति जी, है। ये स्थिति है। तो यहाँ किसका मंगल अमंगल, थोड़ा सा इंतजार तो करना है। बिल्कुल होगा, और ये इंतजार जरूर मीठा होगा, क्योंकि हम लोग सब कुछ तफसील से बताएंगे। तो चलिए अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और इसका इंतजार हमारे व्यूअर्स भी दिल थाम के कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं मोकामा की सीट की, हॉट सीट है, मोकामा की सीट, जी। चलिए मेरे साथ विदेश से बताएंगे, सिखाएंगे मोकामा में अनंत सिंह। हाँ, बिल्कुल जी। तो देखिए अनंत सिंह तो चुनाव, देखिए अनंत सिंह अभी जेल में है। जब यह हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट, अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे, और अनंत सिंह का स्वभाव भी नहीं बदलेगा। अनंत सिंह को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अनंत सिंह स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं। अनंत सिंह इस बार अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए एनडीए वाले कोशिश करेंगे, जेडीयू वाले कोशिश करेंगे कि वो इस बात के लिए राजी हो जाएं कि नीलम देवी को ही, क्योंकि नीलम देवी को चुनाव लड़ाने में रिस्क, मतलब जो प्रचार होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अनंत सिंह इस बात के लिए मानेंगे नहीं। बहुत यदि लोग तंग करेंगे तो निर्दलीय में चुनाव लड़ सकते हैं वो। अच्छा, हाँ, अनंत सिंह स्वयं चुनाव, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया है। हम तो भाई जनता के लिए पानी लेकर, 1 गिलास पानी लेकर खड़ा रहते हैं, और जनता ही भगवान है। और फिर जो घटना भी घटी, भाई यदि आप, जो घटना है, जो ये सोनू मोनू वाली लड़ाई जो हुई, तो वो देखा ही आपने कि पुलिस ने नहीं सुनवाई की, तो अनंत सिंह के यहाँ फरियाद लेकर पहुंचा, तो अनंत सिंह हथियार लेकर चल दिए। बिल्कुल पहुंच गए। तो अनंत सिंह अपने मौज वाले हैं, ठीक है ना। लावा बीड़ी, लावा सिगरेट जलावा। तो अनंत सिंह से लड़ेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। अनंत सिंह से तो भाई वहां तो 2 ही है ना, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की फैमिली। सूरजभान सिंह की फैमिली, जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद की उम्मीदवार बनी, हाँ ठीक है, राजद की उम्मीदवार बनी उपचुनाव में, तब भी क्या हुआ, तब भी सूरजभान सिंह की फैमिली के ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को, ललन सिंह को टिकट नहीं दिया जाता था, तो सोनम देवी को, चूंकि पहले तो ललन सिंह, नलिनी रंजन सिंह वही लड़ते रहे, लेकिन अब टिकट देने में थोड़ी परेशानी है, तो उनको चुनाव लड़ाया, हाँ वो चुनाव लड़ाया गया। अब क्या है कि अब सूरजभान सिंह पूरे तौर पर फ्री है भाई। पशुपति पारस के चक्कर में उन्होंने अपने को कुर्बान कर लिया, बलिदान दे दिया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में वही नुकसान में रहे भाई। जिस लोजपा को वे चलाते थे, और जिस लोजपा में उनका सिक्का चल रहा था, चिराग पासवान से अब बात बनती नहीं है, ठीक है। चिराग पासवान से अब बात, अब देखिए मोकामा सीट चिराग पासवान भी मांग सकते हैं। अब यह खेल भी हो सकता है, ठीक है, ये खेल भी हो सकता है, हाँ, कि हो सकता है कि भाई अब अनंत सिंह या क्या बोलता है नीलम देवी, देखिए कुछ भी खेल हो सकता है, क्योंकि मोकामा में एलजेपी लड़ती रही है। तो अब क्या है कि
अब सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह भी फ्री हैं नवादा चुनाव नहीं लड़ पाए, बिल्कुल, पूर्व कन्हैया सांसद भी हो गए। फ्री हैं, हाँ ललन सिंह भी फ्री हैं। जी। अभी क्या बोलता है, सूरजभान सिंह ने होली मिलन का बड़ा समारोह कराया था। और इधर आप देख रहे हैं कि पशुपति पारस जिनके लिए उन्होंने बलिदान दिया, पशुपति पारस के यहाँ लालू यादव जा रहे हैं चूड़ा दही खाने, और इफ्तार पार्टी मनाने पशुपति पारस आ रहे हैं लालू यादव के यहाँ। तो सीटों की बातचीत हो रही है। तो और जब मतलब रामविलास लोजपा के साथ आरएलजेपी के साथ सीटों की बातचीत होगी आरजेडी की, तो उसमें पारस से कम वजनदार या पारस से अधिक जरूरत सूरजभान सिंह की है। तो सूरजभान सिंह अब अपने परिवार से किसी को मुकाबला लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते हैं, देखने की बात होगी, तब तय होगा। बीच में तो चर्चा यह चल रही थी कि भाई अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी मुकाबला लड़ने आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आए, फिर भी कुछ ही मतों के अंतर से ललन सिंह मुकाबला में पिछड़ गए। तो लेकिन अब यह बात करीब करीब तय हो गई कि अनिता महतो जो है वह बारसलीगंज में अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। अच्छा। नवादा में यह बात करीब करीब तय हो गई है। फिर से दोनों मतलब सरदार और महतो आमने सामने होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ सूरजभान, क्योंकि बहुत चर्चा यह भी होती रहती है कि भाई आरजेडी की कोशिश ये है, आरजेडी की तमन्ना यह है कि लखीसराय में भी सूरजभान सिंह के परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं। विजय कुमार सिन्हा टारगेट पर रहते हैं। और विजय देखिए, मोकामा की सीट बगैर अनंत सिंह, लखीसराय की सीट आरजेडी के लिए, ये सारी सीटें जो है ना इंडिया ब्लॉक में डी कैटेगरी में है। अच्छा। डी कैटेगरी में, जी समझे ना, डी ग्रेड की सीटें हैं, जहां जितना बहुत ही कठिन काम है। ए भी नहीं, हाँ, ठीक है ना। तो देखना ये होगा कि सूरजभान सिंह क्या फैसला करते हैं, और फैसला करेंगे, चाहे सूरजभान सिंह फैसला करें, अनंत सिंह फैसला करेंगे, सबसे पहले लाइव सिटीज ही बताएगा, जानते ही हैं। हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, और आप बखूबी जानते हैं कि इंतजार का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।